हेलो एवरीवन, मेरा नाम है स्वदीप श्रीवास्तव और आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसने बिना युद्ध किए भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस टॉपिक की। टॉपिक का नाम है सहायक संधि। सहायक संधि, ठीक है। क्या क्या जानना है पहले तो सबसे पहले ये क्या है सहायक संधि, इसके उद्देश्य क्या थे, शर्तें क्या थी, उद्देश्य क्या थे या इसे क्यों लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, ठीक है। शर्तें क्या थी, इसका फिर मूल्यांकन भी करेंगे। मूल्यांकन दो आधारों पे होगा, एक तो लाभ और दूसरा हानि, ठीक है। तो सहायक संधि को हम इन पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, सहायक संधि क्या है। तो देखो, सहायक संधि से सीधा सा मतलब है, जो शब्दार्थ लेके निकलते हैं, सहायक संधि मतलब एक राजा दूसरे राजा से सहायता मांगता है, उसे हम सहायक संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका दोस्त, आप किसी दोस्त से सहायता मांगते हो कि भाई मेरा ये काम कर देना, तो मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ठीक है। तो ये सहायक संधि हो गई एक तरह से। लेकिन हमें भारतीय इतिहास के पर्पज से इसको डिस्कस करना है, तो सहायक संधि क्या है, तो अब इसको हम थोड़ा सा बात करते हैं। सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि सहायक संधि की जो अवधारणा है वो किसकी है, बेलेजली की, ठीक है। बेलेजली ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम गलत साबित होंगे। बेलेजली ने सहायक संधि का कॉन्सेप्ट नहीं दिया था। सहायक संधि का जो कॉन्सेप्ट है ये था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले का। सबसे पहले डुप्ले ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि हम पैसों के बदले सैनिक सहायता प्रदान करेंगे या सैनिक सहायता पैसों के बदले देंगे, ठीक है। तो ये डुप्ले का कॉन्सेप्ट था। बाद में इसी कॉन्सेप्ट को क्लाइव ने यूज किया था। बाद में क्लाइव ने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया, किसके साथ किया था, तो अवध के साथ। क्या किया इन्होंने अवध के साथ, इन्होंने अवध को बोला हम आपको सैनिक सहायता देंगे, सैनिक संरक्षण देंगे, लेकिन आप हमें कुछ पे करोगे, ठीक है। तो ये क्लाइव का, लेकिन इसकी विस्तृत अवधारणा या इसको सैद्धांतिक जो कॉन्सेप्ट जो दिया था वो बेलेजली ने दिया था। इसलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, सहायक संधि किसकी है, बेलेजली की, ठीक है। लेकिन मूलतः ये कॉन्सेप्ट आया था डुप्ले से। अब बात करते हैं उद्देश्य की, इसको क्यों लागू किया गया, क्या जरूरत थी। तो देखिए, बेलेजली जो है वो उस समय ये जानता था कि कुछ स्थितियों के कारण इसने, तो उसका बेलेजली ये जानता था कि भारत में अगर हमें रहना है तो भारत में रहने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेंगे। क्या काम करना पड़ेगा, तो देखो सबसे पहले तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य या कंपनी, तो ब्रिटिश सर्वोच्चता बनाए रखना है हमें कि भैया हम सबसे सर्वोच्च हैं, सर्वोच्चता ये बनाए रखना है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि हम सहायक संधि का यूज करेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था बेलेजली का कि जो भारतीय गुट हैं या भारतीय रियासतें हैं, इनके अंदर रियासतें गुट तैयार ना कर पाए, गुट ना बना पाए या एक शक्ति के रूप में ना उभर पाए, ठीक। और तीसरा कॉन्सेप्ट ये था कि जो विदेशी शक्तियां जो उस टाइम पे उस समय भारत में थी, विदेशी शक्तियां जो थी भारत में उस समय,
वो देशी रियासतों से कांटेक्ट ना रख पाए। तीसरा ये रखना था। तो ये 3 कारण थे इस प्रकार की संधि को लाने में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, तो ये तो हम युद्ध के द्वारा भी कर सकते हैं। देखो, युद्ध करना हर चीज का समाधान नहीं होता, ठीक है। तो ये कूटनीतिक चाल थी। अभी इसको हम आज के टाइम में, हाँ मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ दूंगा, आज के समय में इसका कॉन्सेप्ट, आज के समय में उपयोगिता। बड़ा मजा आएगा इस वाले उसमें पढ़ने में, डिस्कस करने में, ठीक है। तो विदेशी शक्तियां कौन थी उस समय? फ्रांस, जो कि भारत में एक ऐसी विदेशी शक्ति थी जो ब्रिटेन को टक्कर दे सकती थी। तो वही एक शक्ति थी। तो सीधा सा मतलब था विदेशी शक्तियों से मतलब है कि फ्रांस कोई भी भारतीय रियासत के साथ ना मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती ना दे सके। समझ में आ गया? ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्थापित करना था, भारतीय रियासतों को शक्तिहीन करना था, या उनको इस तरीके से स्थापित करना था, उनको ऐसे तैयार करना था ताकि वो गुट तैयार नहीं कर पाए, मतलब वो ब्रिटिश को चुनौती ना दे पाए। साथ में ही उन्हें फ्रांस से दूर करना था, ठीक है। फ्रांस से दूर करने का कारण यह था क्योंकि उस समय पे फ्रांस की क्रांति चल रही थी, और फ्रांस की क्रांति की वजह से वहां पे यूरोप में नेपोलियन जो है यूरोप में कई देशों को हरा रहा था, और उसी की वजह से ब्रिटिश वहां पे चिंता में थे। तो वो नहीं चाहते थे कि भारत में भी हमें एक ऐसी ही चुनौती देखने को मिले। उद्देश्य क्लियर हो गया, क्या थी ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी शर्तों पर। शर्तें क्या थी? देखिए, शर्तें सीधा सा ये था कि बेलेजली ने क्या किया, बेलेजली ने भारतीय राजाओं को बुलाया और कहा, देखो भाई ऐसा है कि आप लोगों के साथ देखो आपका बहुत ही झगड़ा होता रहता है आपस में, तो क्या करना है, तो हम आपको एक काम करते हैं, देखो हम आपको कुछ संरक्षण देते हैं। तो बोले कैसा संरक्षण देंगे? तो बोले देखिए, आपका जो झगड़ा होता है ना, आपस में ही झगड़ा होता है ना, तो देखो अगर कोई राज्य जो दूसरे राज्य पर अटैक करता है, जैसे मान लीजिए राज्य ए, ठीक है, राज्य बी पर अटैक करता है, या आप पर राज्य बी कोई अटैक करता है, तो हम आपको संरक्षण देंगे। हम आपको संरक्षण देंगे। ये संरक्षण कैसा होगा? ये होगा सैन्य संरक्षण। शर्तें ध्यान से सुन लेना, अभी इसको आज के पर्पस पे डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको सैन्य संरक्षण देंगे कि अगर कोई भी आप पे अटैक करता है तो हम आपकी तरफ से उस पर काउंटर करेंगे, उसको हराएंगे, आपकी तरफ से हम लड़ेंगे। तो राजा लोग खुश हो गए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि हमें सैन्य संरक्षण मिल रहा है। तो बोले हम सेना रखेंगे, ठीक है, आपके राज्य में, यानी कि राज्य बी में सेना किसकी होगी? सेना होगी कंपनी की। सेना होगी कंपनी की सेना होगी। और साथ में उन्होंने कहा कि जो सेना का खर्चा आएगा, खर्च जो भी होगा इस पे, सेना पे खर्च जो भी होगा, तो वो कौन व्यय करेगा? वो करेगा साहब राज्य, वो राज्य व्यय करेगा। कौन? राज्य बी, ठीक है, ये व्यय करेगा। ऐसे उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट ए के साथ भी किया, बी के साथ भी किया, और भी ए बी सी डी और अन्य राज्यों के साथ भी किया। फिर उन्होंने अगला पॉइंट रखा कि आपकी जो विदेश नीति होगी, विदेश नीति, उसको हम हैंडल करेंगे। विदेश नीति जो है ये कंपनी निर्धारित करेगी। ठीक है, कंपनी निर्धारित करेगी। कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा कि देखो, आप किसी भी राज्य के साथ युद्ध कर रहे हो, या आप किसी के साथ शांति समझौता कर रहे हो, तो वो पूरा काम हम देखेंगे, आपको कुछ नहीं करना। आप घर पे बैठिएगा आराम से, अपने राजमहल में बैठ के आराम से नाच गाना देखिए। तो कंपनी ने विदेश नीति ले ली। फिर उन्होंने कहा
कि आप अपने राज्य में कोई भी विदेशी का मतलब है यूरोपीय व्यक्ति, और साथ में ही शत्रु से मतलब है कि जो ब्रिटेन का शत्रु हो, शत्रु राज्य का व्यक्ति नियुक्त नहीं करेंगे, ठीक है, नियुक्त नहीं करेंगे। शत्रु से मतलब है, सीधे से बात है, कोई भी फ्रांसीसी आदमी आपके यहाँ या कोई भी अन्य यूरोपीय व्यक्ति नियुक्त नहीं करोगे। अगर नियुक्त करना है तो एक बार हमसे परामर्श करना पड़ेगा। बिना हमारे परामर्श के किसी भी विदेशी व्यक्ति को या यूरोपीय व्यक्ति को आप अपॉइंट नहीं करेंगे। अगला पॉइंट इन्होंने इसमें ये रखा कि आपके दरबार में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि होगा। इसका काम क्या होगा? बस केवल आपको ऑब्जर्व करना होगा और कुछ नहीं करेगा, बस बैठा रहेगा आराम से, इन्होंने ये कहा। और तीसरा पॉइंट ये रहा कि आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे। आपके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। बस इतनी सी शर्तें थी, 1 2 3 4 5 शर्तें रखी। राजा लोग खुश। राजा को क्या करना? लड़ाई का टेंशन खत्म, सेना का खर्चा ही तो देना है, पैसे ही तो देना है, सेना का रखरखाव का समस्या खत्म, कोई अपने खिलाफ विद्रोह नहीं होगा, विदेश नीति की भी टेंशन खत्म कि बाहरी देश के साथ क्या समझौता करना है, किसके साथ क्या हैंडल करना है, ये भी समस्या खत्म। राजा एकदम खुश हो गए। शुरुआत में इन शर्तों को देखकर राजा खुश हो गए। ब्रिटिश प्रतिनिधि हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहेगा एक कोने में जैसे और दरबारी बैठते हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, आंतरिक रूप से हम पूरे स्वतंत्र रहेंगे। राजा खुश हो गए, सारे राजा खुश हो गए। अब हम इसका शर्तों का मूल्यांकन करते हैं कि जब राजा खुश तो हो गए, अब उसके बाद क्या समस्या आई, ठीक है। तो मूल्यांकन करेंगे एक एक करके, ठीक है। मैं यहीं पे लाभ और हानि, लाभ जो है ब्लू पेन से लिख देता हूं और हानि जो है रेड पेन से लिखूंगा। तो पहला पॉइंट को देखते हैं, सैन्य संरक्षण। पहला पॉइंट देखते हैं, सैन्य संरक्षण। लाभ क्या हुआ? देखो, ब्रिटिश को लाभ ये हुआ, मैं यहां पे लिखता हूं, एक तो कंपनी की सेना तैयार हो गई, कंपनी की सेना तैयार हो गई, ठीक है। सेना तैयार हो गई से मतलब है कि कंपनी, ये अब जो सेना किसकी है? कंपनी की है। और खर्चा कौन दे रहा है? राज्य खर्चा दे रहा है इसको। तो राज्य के खर्चे पर कंपनी की यानी कि ब्रिटिश सेना तैयार हो गई है यहां पर, तो कंपनी को एक फायदा हो गया। दूसरा, विदेश नीति। तो विदेश नीति आपकी हैंडल कर रहे हैं, तो सीधा सा मतलब है कि आप एक तरह से उनके अधीनस्थ हो गए हैं, आप उनके अधीनस्थ हो गए। तो एक तरह से आप अधीनस्थ, आपकी विदेश नीति कोई और तय कर रहा है तो आप दूसरे का अधीनस्थ ही हैं। तो जो पहला पॉइंट था ना कि ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करनी है, तो अब यहाँ पे ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित हो गई है। तीसरा पॉइंट ये था कि कोई भी विदेशी यूरोपीय व्यक्ति को आप नियुक्त नहीं करेंगे। तो तीसरा पॉइंट याद करिएगा कि फ्रांस या कोई भी शत्रु देश, फ्रांस से दूरी बना के रखना है कि फ्रांस के साथ कोई भी देशी रियासत मित्रता ना कर ले, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट में ये वाला बात आ गया। अब उन्होंने कहा दरबार में एक प्रतिनिधि होगा, ठीक है, दरबार में बना रहने तो प्रतिनिधि, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रतिनिधि होगा तो ये खाली तो बैठेगा नहीं, दरबार में जो कुछ भी घटनाएं चल रही हैं उनकी खबर किसको? ब्रिटिश कंपनी को पहुंचाएगा, गवर्नर जनरल को पहुंचाएगा। तो थोड़ा बहुत ये हस्तक्षेप करता था कि नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करोगे। तो एक तरह से इनकी आंतरिक मामलों में भी ये स्वतंत्र नहीं बचे थे। कंपनी की सेना तैयार हो गई, अधीनस्थ हो गए, कंपनी को एक बाजार मिल गया, मार्केट मिल गया, कंपनी को बाजार मिला, कंपनी को एक नया बाजार मिल गया, नया क्षेत्र मिल गया एक तरह से।
तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को कैसे समझेंगे? देखो, आंतरिक रूप से हम इनको स्वतंत्र रख रहे हैं, लेकिन अब जब कंपनी, सीधी सी बात है, प्रतिनिधि बैठेगा तो उन्होंने कहा देखो भाई ये बाजार में हमें ये सामान लेके आना है, इस पर टैक्स बढ़ाना है, इस पर कम करना है, तो ब्रिटिश प्रतिनिधि थोड़ा बोलता था अरे आप सर एक काम करिए, हमारे सामान को भी आने दीजिए ना, बाजार में, मार्केट में आने दीजिए, फिर देखते हैं कौन सा सामान बिकता है। तो धीरे धीरे करके इस तरीके से ये सारे लॉस में चले गए। तो ये आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र नहीं रहे। तो लाभ किसको हुआ? लाभ हुआ ब्रिटिश को। इस सहायक संधि का सीधा सीधा लाभ हुआ ब्रिटिश को। ठीक है, अब बात करते हैं हानि पे। हानि में क्या हुआ? हानि की बात करते हैं तो देखो, हानि में पहली पॉइंट से शुरुआत करते हैं। हानि, राज्य शक्ति विहीन हो गए। राज्य जो है शक्ति विहीन हो गए, शक्ति विहीन हो गए राज्य। ठीक है, अब शक्ति विहीन हो गए, अगला क्या है कि राज्य के पास सेना नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो राजा खर्चा करता था, तो खर्चा करने से यहाँ पे क्या हुआ, जो राजा जो था वो उत्तरदायित्व से विमुख हो गया। उत्तरदायित्व से विमुख, इस बात को समझते हैं। उत्तरदायित्व से विमुख से क्या मतलब है कि अब देखो, राजा को ये डर नहीं है कि अब प्रजा जो है हमारे खिलाफ विद्रोह कर देगी, सेना भी नहीं रखनी है अपन को, अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो कंपनी देखेगी। तो राजा को लगा कि क्या करना है प्रजा के लिए काम करके, तो वो अपने उत्तरदायित्व से विमुख गया। काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमें कोई टेंशन नहीं, सब कंपनी देख लेगी। तो राजा अपने उत्तरदायित्व से विमुख गए। दूसरा, जो उस समय पे जो लघु कुटीर उद्योग होते थे, हस्तशिल्प उद्योग, ये भी अब खत्म होना शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि इनको पैसा कौन देता था? पैसा देता था राज्य। अब राज्य के पास पैसा बचेगा ही नहीं, बचेगा कैसे? कंपनी क्या करती थी, हर साल क्या करती थी, पहले साल बोले कि साहब 10 रुपए खर्चा आएगा कब सेना का, अगले साल बोला कि देखो 20 रुपए आएगा, अगले साल 30 रुपए आएगा, अगले साल 40 रुपए आएगा। तो जब पैसा कंपनी को जा रहा है तो राजा को हस्तशिल्प पे खर्च करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तो हस्तशिल्प उद्योग, आपके जो कल्चरल एक्टिविटी हैं, वो सारी की सारी चीजें खत्म होना शुरू हुई, क्योंकि इन सबको फंड कौन करता था? राज्य फंड करता था या राजा फंड करता था। तो एक तरह से धीरे धीरे ये सारी चीजें खत्म होना शुरू हो गई। ठीक है, विदेश नीति खत्म हो गई। अब कंपनी का सारी विदेश नीति खत्म हो गई, तो अब आपको किसी राजा के साथ बैठना उठना है, वो सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा? कंपनी डिसाइड करेगी। दरबार में ये जो प्रतिनिधि था, ये केवल नाम का प्रतिनिधि नहीं था, यही सब कुछ डिसाइड करता था। एक तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी इनके हाथ में आ गई थी। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊं, अगर इस सहायक संधि के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है तो अगर किसी दिन संडे को टाइम निकालना, एक मूवी है शतरंज के खिलाड़ी, बहुत अच्छी मूवी है, अवध के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। उसमें वाजिद अली शाह हैं, उनके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो आप उसको देखेंगे तो शुरुआत में मूवी के फर्स्ट फेज में आप देखोगे वाजिद अली शाह जो अवध के नवाब हैं, वो बहुत अधिक अच्छी तरीके से रहते हैं, मतलब एक तरह से रॉयल तरीके से, खूब पैसा है, सब कुछ है, बढ़िया भव्य दरबार है। और जब मूवी का एंड होता है तो आप जब उनको देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ब्रिटिश ने, यानी ब्रिटेन कंपनी ने किस खतरनाक तरीके से लूट की है। ओके, तो हानि आप समझ गए होगे, लाभ आप समझ गए। अब आप लोग अपने अपने दिमाग के घोड़े थोड़े से दौड़ाना, आज की स्थिति पे इसकी देखेंगे, इसको समझेंगे। एग्जैक्टली ये लागू नहीं होती, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको ये इनके पॉइंट आपको दिखाई देंगे इतिहास में। तो देखिए आज के समय में क्या स्थिति है। टुडे यूएसए है, जापान, फिलीपींस, ठीक है, अन्य छोटे छोटे देश और भी हैं, मुख्य रूप से इन पर बात करते हैं। हाँ, एक और है दक्षिण कोरिया।
दक्षिण कोरिया और आपके नाटो के देश, नाटो के कंट्रीज। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे यूएसए का जापान, फिलीपींस और दक्षिण कोरिया के साथ एक पैक्ट है, सैन्य पैक्ट। पैक्ट ऐसा है कि अगर कोई भी कंट्री जापान पर, फिलीपींस पर, दक्षिण कोरिया पर अटैक करती है तो इनके बचाव में यूएसए अटैक करेगा। यूएसए यानी एक तरह से अगर इन पे अटैक हुआ तो यूएसए पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, सहायक संधि की पहली शर्त थी, समझ में आ गया। इन पर हमला, यूएसए पर हमला माना जाएगा। ठीक है, अब यूएसए इतना दानवीर तो है नहीं कि भैया इनके फ्री में काम करेगा। तो क्या होता है, जापान से क्या जाता है, पैसा, इन चारों देशों को पैसा जाता है। और अभी आपने रिसेंटली कई बार सुना होगा न्यूज़ में कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि देखो हम आपको जो पैसे, जो भी हम आपको सैन्य संरक्षण देते हैं, अब उसका हम वो उतना नहीं लेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इस बात को लेकर कई बार आपने न्यूज़ में हलचल देखोगे। जापान के पीएम कहते हैं, शिंजो आबे के टाइम का ध्यान रखना, अभी बीच में होता है, तो जापान के पीएम कहते हैं कि हम अपनी सेना खुद बनाएंगे, हमारे लोगों को आना चाहिए, सेना ज्वाइन करनी चाहिए। ये सारी घटनाएं आप सुन सकते हैं। तीनों देशों में इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। ठीक है, साउथ कोरिया के लोग सेना में आना नहीं चाहते, जापान के पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है, फिलीपींस का पॉपुलेशन है, लेकिन समस्या ये चाइना जैसे देश से कैसे उलझे, उनसे कैसे जीतें। तो इन तीनों की अपनी अपनी समस्या है, लेकिन तीनों का वही है, इन पर हमला तो यूएसए पे हमला माना जाएगा। ठीक है, पैसा जाता है यूएसए को इनके पास। अगर हम नाटो की बात करें, ये नोटो लिख दिया मैंने, नोटो नहीं है, नाटो है। नाटो की बात करें, नाटो के साथ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, नाटो क्या चाहता है, नाटो को संरक्षण चाहिए रसिया से, रूस से इनको संरक्षण, भाई रूस से इनको डर लगता है। तो अब ये क्या करते हैं, ये यूएसए को पे नहीं करते। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम इनके साथ भी यही है कि यूएसए पे हमला तो भाई नाटो पे हमला तो यूएसए पे हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर किसी एक कंट्री पे हमला होगा तो 13 की 13 कंट्री या सारी की सारी कंट्री, जो 29 जितनी भी कंट्री है उसमें 39-40 कंट्री, 29-30 कंट्री, वो सबके सब इकट्ठा उस पर हमला करेंगे। तो यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये पे नहीं करते, ये यूएसए को पे नहीं करते, पर हम है वही। तो एक ये हो गया। अब दूसरा, सीधी सी बात है, जब यूएसए इनको कहेगा कि देखो भाई हम आपका संरक्षण कर रहे हैं, तो आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, आपको यूएसए की बात माननी पड़ेगी, जैसा यूएसए बोलेगा वैसा हमें करना पड़ेगा। तो आप लोग एक बात नोटिस करना, जो ग्लोबल नॉर्थ का कॉन्सेप्ट है उसको समझना कि जापान यूएसए की हाँ में हाँ मिलाता है कि हाँ भैया जी बॉस, क्या बोला आपने, फिलीपींस भी जी बॉस, कोरिया भी और नेटो भी, कि बॉस ने जो बोला है वो करना है। इन सभी की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल यूएसए की फॉरेन पॉलिसी की तरह काम करती हैं, मतलब जैसा यूएसए चाहता है उनकी फॉरेन पॉलिसी वैसी ही बनती है। ठीक है, शर्त नंबर 1 याद हो गई। अब यहाँ पे एक और है कि प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। तो देखो, यूएसए कोई प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करता, लेकिन इनडायरेक्टली जो यूएसए कहता है वो इन्हें करना होता है। पॉइंट 1 समझ में आ गई सारे पॉइंट्स। तो आज के समय में सहायक संधि जो है वर्ल्ड लेवल पर इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है, और जापान कोशिश कर रहा है कि हम अपनी खुद की सेना तैयार कर लें, सारे देश चाह रहे हैं, लेकिन सबके सामने अपनी अपनी समस्या है। जापान, फिलीपींस के सामने समस्या है किसकी, चाइना की। ठीक है, चाइना एक ह्यूज कंट्री है, अगर अटैक कर दिया तो जापान और फिलीपींस उसको झेल नहीं पाएंगे। कोरिया के सामने समस्या है, चाइना की भी है प्लस नॉर्थ कोरिया की भी है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की, और नेटो के सामने समस्या है रूस की। तो ये सभी लोग अपनी अपनी समस्याओं की वजह से यूएसए पर डिपेंड है। तो एक तरह से कहने का मतलब है, एक तरह से ये
अलग तरीके से, यानी आज के टाइम पे थोड़ी सी मॉडिफाई तरीके से एक सहायक संधि है जो कि आज के समय में एग्जिस्ट करती है। अब भारत के संबंध में बात करें तो भारत ने ऐसा किसी के साथ कोई समझौता नहीं कर रखा है, लेकिन कुछ जैसे अभी हाँ रिसेंटली एक केस याद आया, अभी पाकिस्तान ने किया है, ठीक है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया है कि देखो भाई अगर तुम पर अटैक होता है तो हम आप तुम्हारे बचाव में आएंगे, तुम पर अटैक होगा तो हम तुम्हारे बचाव में आएंगे। क्या इसे हम सहायक संधि कहेंगे? इसे हम सहायक संधि इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि पाकिस्तान की खुद की हालत खराब है और सऊदी अरेबिया के पास सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वो पाकिस्तान के बचाव में आए। मान लो भारत पाकिस्तान को अटैक करता है, ठीक है, तो सऊदी अरब के पास इतनी सेना नहीं है कि वो उनको बचाने के लिए आ जाएगा। अच्छा हाँ, सऊदी अरब के साथ भी इसका एक समझौता है, लेकिन उसमें पे नहीं होता है, उसमें बोलता है कि तुम हमको पेट्रोल दोगे। उसमें सऊदी अरब पैसा पे नहीं करता, सस्ते दाम पर तुम हमको पेट्रोल दोगे यूएसए को, ये सऊदी अरब के साथ समझौता है। तो इसलिए ये इसको हम सहायक संधि में या सहायक संधि की तरह नहीं देख सकते, लेकिन इनको हम एक तरह से बिल्कुल सहायक संधि की तरह ही देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।